पूरे डिस्ट्रिक्ट के मुस्लिम तंजीमों ने यहाँ ये फ़िक्र लेकर जमा हुए हैं। जनाब सलाम साहब ने हमारे सामने एक नक्शा रखा है। उन्होंने एक एनालिसिस जो आज आम आदमी के दिमाग में है, वो उसकी तर्जुमानी की है। आज का पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, पॉलिटिकल पार्टीज में जो गिरावट आई है, और सियासतदान जो ख्वाब दिखाते हैं, आम आदमी वो ख्वाब की उम्मीदों पर जीता है और सियासतदान ख्वाब को फरोख्त करके अपना उल्लू सेक लेता है और अवाम उसका खामियाजा भुगतते हैं। आज ये सिचुएशन है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर एतबार नहीं किया जा सकता। हर आदमी फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, आइन की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, मगर किसी को दिलचस्पी नहीं कि वो लोगों के हुकूक जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं, उसको उनको दिलवाने में जद्दोजहद करें। ये सही है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने लोगों के साथ मजाक किया है। पार्टियों ने लोगों के एतमाद के साथ नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने ये बात भी कही कि जो पार्टीज उनका जो एजेंडा जो मुल्क के खिलाफ है, जिसको हम कम्युनल पार्टीज कहते हैं, वो पार्टी अपना एजेंडा पूरा करने के लिए मेहनत करती है और जो पार्टियां अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, सिर्फ ज़बान से कहते हैं, वो दिल से कोई काम नहीं करते। ये हकीकत है, मैं उसे इनकार नहीं करूंगा। सलाम साहब ने बेबाकी से अपनी बात को रखा है। वो हकीकत है, मगर इसका हल क्या है सलाम साहब से मुझे नहीं मिला। लोग
इख्तियार पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में वादे किए जाते हैं, वादे पूरे नहीं होते। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये पॉलिटिकल सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। इसका हल हम कैसे ढूंढें? ठीक है, आज एक पार्टी वादा करती है, वो वादा पूरे नहीं करते, फिर इलेक्शन आता है, दूसरी पार्टी के साथ फिर कोशिश की जाती है कि अगर ये पार्टी हमें धोखा दी है, दूसरी पार्टी को देंगे, उस एतमाद को उनके साथ देंगे। ये सिलसिला मैं भी ये कि कब तक ये चलता रहे, और इसका रद्द-बदल क्या होना चाहिए? व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? हाउ टू फाइट दिस मीनेस? अगर हम ये बहस करें तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक वार्निंग मिलेगी कि लोग इस तरह से सोच रहे हैं। मैं सलाम साहब की कोई बात को रद्द नहीं करूंगा, कोई बात को रद्द नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये एक हकीकत है, मगर हमको आज हम हमारी मुस्तकबिल के बारे में, और फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहां जो आपने कहा कि उज्ज्वल भविष्य देंगे, हमारा फ्यूचर किस तरह से होना चाहिए, हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, हम इसी डेमोक्रेसी में, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी पॉलिटिकल सिस्टम में क्या वो हासिल करना, किस तरह से करना, उसकी तरह भी हमको राहबरी जरूरत है। आज बहुत आसान है कि पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल, चाहे मुसलमानों के सियासतदान हो या कौमी सियासतदान हो, यह कोई नहीं कर रहा है कि उनमें गिरावट नहीं आई, उसमें मॉरल वैल्यू कुछ भी नहीं बचे हैं। आज उन्होंने कहा, अब सलाम साहब ने कहा कि हम एक दूसरे की शिकायत करते हैं। यह भी सही है। पॉलिटिकल लीडर्स प्रेस वालों की शिकायत करते हैं, प्रेस वालों को पॉलिटिकल लीडरों से शिकायत है, अवाम को दोनों से शिकायत है। तो आज कोई किसी भी रिस्पांसिबिलिटी की जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। हर आदमी अपनी बात करके जिम्मेदारी से सुबुकदोश होने की कोशिश करते हैं। ये इंसानी फितरत है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी वही करते हैं, इंडिविजुअल लीडर्स भी वही करते हैं। कोई सिंसियरिटी को मेजर करने का किसी के पास आला नहीं है। जो आदमी अपनी बात कहता है वो समझता है कि मेरी जगह सही हूं, और जो आदमी दूसरों की तनकीद करता है वो दूसरा आदमी बोलता है कि मैं सही हूं, वो गलती है। तो इसका हल किस तरह से ढूंढे? मुझे उनकी एक बात पसंद आई। हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है? क्या हमने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी वो पूरी की है? क्या हम जिसकी जिम्मेदारी हमारी तंजीमों से दी गई थी, हमारे मीडिया को दिया गया था, क्या उन्होंने पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी पूरी किए हैं? ये कोई कह सकता है?
क्या वो कोई इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं? आज किसी की हिम्मत है कि मीडिया को क्रिटिसाइज करे? आज देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या हो रहा है। क्या आप में किसी में हिम्मत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो स्प्रेड कर रहा है वो सही है? कोई खड़के कह सकता है तो मैं तस्लीम कर लेता हूं। इसकी जवाबदारी कौन लेंगे? तो मैं इस बात को तस्लीम करते हुए मैं एक आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि हमारा मुस्तकबिल हम डिसाइड करेंगे। हमारा मुस्तकबिल कोई डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मुसलमान की अपने आप को इतना कमजोर समझ रहा है, अब क्यों ये कह रहा है कि हमारे साथ ये नहीं है, हमारे साथ क्या हमारे में उतनी ताकत नहीं है कि इसके बावजूद भी हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर ये बात कहते हैं, अब मुझे भी सियासतदान बना देते हैं। ये सियासतदानों की बात है। साचार कमेटी की बात कही सलाम साहब ने, वादों के बारे में की। मैंने 100-200 ज्यादा से ज्यादा साचार कमेटी के ऊपर सेमिनार रखा है, देखा, अटेंड किया। मैं भी वही मौकूफ में था कि कुछ नहीं हुआ। एक सेमिनार पर गया मैं, साचार कमेटी के ऊपर बहुत बड़ा सेमिनार था। मैंने उन लोगों से पूछा कि अल्लाह के लिए मुझे बोलिए कि कौन से हमारे एश्योरेंस हम पूरे नहीं किए हैं। मुझे क्रिटिसाइज कीजिए, मुझे गाली दीजिए, मगर ये बताइए कि ये साचार कमेटी ने, हमने उसके ऊपर गौर नहीं किया है, हमने नहीं देखा है। किसी को पता ही नहीं साचार कमेटी सेमिनार कर रहे हैं, पर उन्हीं को पता नहीं कि सेमिनार में साचार कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या हैं। ये रस्म हो गई ना। जो सेमिनार कर रहे हैं वो भी लोगों को, यानी कि मुल्क मिल्लत से दिलचस्पी रखने वाले, वो खुद नहीं जानते कि किसके ऊपर सेमिनार कर रहे हैं। मैं हकीकत बता रहा हूं। अब साचार कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, जहां तक मैंने, ये मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी, अब अगर मैं ये कहूंगा कि मिनिस्टर हैं आप, आपकी जिम्मेदारी है, तो आप डिफेंड करते हैं। हो सकता है मेरे ऊपर ये इल्जाम लग सकता है। अब मेरी ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी को कौन देख रहा है? यानी कि मैंने देखा कि 70, 72, 76 रिकमेंडेशन थे, उसमें 72 रिकमेंडेशन हुकूमत ने मंजूर किया और 72 रिकमेंडेशंस में हमने अभी 4 रिकमेंडेशन लागू नहीं किया। लगभग 70 रिकमेंडेशन हमने लागू किया। यह सही है कि यह क्या वो 70 रिकमेंडेशन लोगों तक पहुंचे हैं या नहीं? मैं यह मानता हूं कि वह रिकमेंडेशन जो हमने इकदाम उठाया है वो नहीं पहुंचे, यह मानता हूं। हमारे सिस्टम में डिफेक्ट्स है। आज कल ही गुजरात हाईकोर्ट का डिसीजन आया है कि हमने स्कॉलरशिप लॉन्च की थी। गुजरात ने कहा कि हम ये स्कॉलरशिप नहीं देना है मुसलमानों को, हम नहीं देंगे। अब कल ही गुजरात हाईकोर्ट, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने 3-2 के जजमेंट से स्कॉलरशिप मुसलमानों को दे सकते हैं, उसने कल ही जजमेंट दिया। अब सरकारें हैं, इनका सिस्टम में बंधे हुए हैं, वो मैं ये मानता हूं कोई सही सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों की हद तक महदूद नहीं है, ये सबके लिए सिस्टम की खराबी है।
उसकी तरफ मैं भेज देते हैं। यहां भी वही सिस्टम की खराबी से हम भी आप तक बहुत से स्कीम नहीं पहुंचे, क्योंकि हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ही खराब है। इस मुल्क में करप्शन है एट एवरी लेवल, ये इकरार कर, उसके जरिए से जो भी हम, अब आप लोगों में से प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट प्रोग्राम की मैं बात करूं तो वो भी हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट प्रोग्राम हैं। मैं इन तंजीमों से पूछता हूं कि आपको मालूम है कि 15 पॉइंट प्रोग्राम कितने हैं? किसे मालूम है? हाथ उठाइए, बताइए कि 15 पॉइंट प्रोग्राम किस तरह से हम हासिल करें। अब फॉर एग्जाम्पल इंदिरा आवास योजना है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 50,000 मकान बना रहे हैं। 50,000 मकान में 15% माइनॉरिटीज को देना यह मैंडेटरी है, क्योंकि सेंट्रल स्कीम है। यह हाउसिंग को टैकल करने के लिए साचार की एक रिकमेंडेशन का एक हिस्सा है। अब यह 50,000 घर में आपको 7,500 घर आपके डिस्ट्रिक्ट में मिलना चाहिए। क्या आपको किसी को मालूम है? अब तंजीमें जो यहां हैं, यह उनकी जिम्मेदारी थी कि यहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए, क्या आपने 15% कितने इंदिरा आवास योजनाओं में मकाने बनाए? आपको सिर्फ 10 रुपये खर्च करना पड़ता, राइट टू इंफॉर्मेशन में। अब ये क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट में 7,500 मकान माइनॉरिटीज को दिए हैं? आपको और 10 रुपये खर्च करना पड़ेगा, ये की सवाल में पूछते। अब ये 7,500 मकान अगर दिए हैं तो किन किन को दिए हैं? आप 7,500 माइनॉरिटीज के लोगों की लिस्ट भी ले सकते। क्या मैं आज मुल्क के कोने कोने में जा रहा हूं, सेमिनार अटेंड कर रहा हूं, किसी को पता नहीं कि कैसा लें। अब ऑफिसर्स, ठीक है, हमें मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है गवर्नमेंट की, मैं उसे इकरार करता कि ऑफिसर्स कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ इंदिरा आवास योजना तक नहीं, सिर्फ 15 पॉइंट प्रोग्राम तक के नहीं, कोई भी स्कीम लोगों तक पहुंचती। मैं एक एग्जांपल दिया, यानी कि सोशल सेक्टर में आज लगभग 6 लाख करोड़ हुकूमत खर्च करती है, चाहे जाता है या नहीं, आज हुकूमत उसका बजट प्रोविजन की है 6 लाख करोड़। आज जो डायरेक्शन है उससे 90,000 करोड़ तो माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए इन स्कीम के जरिए से। क्या यह सिर्फ वादा है या स्कीमें चल रहे हैं? दो चीजें हैं, एक स्कीम नहीं चल रही है तो झूठा वादा है, ये स्कीम चल रही है तो वादा है, वादा सही तरीके से पूरा नहीं कर रहे। आप इसमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। तो ये पूरे स्कीमें चल रहे हैं, पैसा जा रहा है, करोड़ा करोड़ा रुपया पैसा जा रहा है, तो लोगों तक नहीं जा रहा है। इसलिए हम यही ले सकते हैं जो तंजीमें उसके एक्टिव हैं। सिर्फ फिक्र करने से हमें जो हम हासिल करना है वही नहीं आते, फिक्र के साथ तदबीर भी होना चाहिए, कोशिश भी होना चाहिए और जानकारी भी हासिल करना चाहिए। इसी तरह से बहुत से हमारे प्रोग्राम हैं जो साचार कमेटी का इंप्लीमेंटेशन है। इंप्रेशन लोगों में क्या है, पढ़े लिखों में भी क्या है, तंजीमों में भी क्या है कि स्कीम लागू नहीं, साचार बेकार है, उसमें कुछ नहीं हुआ। क्या यह कहना भी सही होगा? तनकीद कीजिए,
क्रिटिसाइज कीजिए, हमारी गलतियों की निशानदेही कीजिए, यह आपका हक है। मगर निशानदेही करके खामोश बैठ जाना, यह आपकी जिम्मेदारी में भी कोताही होती है। हम जैसे हमारी जिम्मेदारी में कोताही कर रहे हैं, इस तरह से, यानी कि साचार कमेटी को जो पढ़ा है अगर समझे तो साचार सबसे बड़ी मुसलमानों की पसमानदगी के लिए कौम को जिम्मेदार ठहराया। कौम में, क्योंकि हमारी गलती है, सियासतदानों की गलती है, मैं मानता हूं, हमने वादे कर कर करके हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे डाल दिए। मुसलमानों को अपाहिज बना दिया है हमने उनको माइनॉरिटी माइनॉरिटी बोल के अपाहिज बनाया। इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद कहे थे, जब मुसलमान पार्टीशन के पास पाकिस्तान को जा रहे थे, उस वक्त पर उन्होंने आवाज दी कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, पाकिस्तान को जाकर अब क्या हासिल करोगे, हजारों साल की आपकी तहजीब और तमद्दुन छोड़कर कहां जा रहे हो। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान अपने आप को अक़लियत मत समझो। उन्होंने कहा था कि आप इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत है। यू आर नॉट माइनॉरिटी, यू आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। यू आर नॉट ए माइनॉरिटी, यू आर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो आपका जहन बदलता है। अगर हम माइनॉरिटी समझते हैं तो अपने आप को कमजोर समझते हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ हासिल करना है, हमारे साथ इम्तियाज बढ़ता जा रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। अगर आप समझते हैं कि नहीं, हम भी हमारे मेजॉरिटी हैं, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं, हमारा हक लेंगे, हम मेहनत करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। सलाम साहब ने सही कहा, मुसलमान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मुसलमान लीडर मुसलमानों के लिए नहीं, मुल्क के लिए है, कौम के लिए है, और उसकी जिम्मेदारी सब पे हो। मगर इस्लाम इसका मतलब नहीं कि वो अपनी कौम को फरामोश कर दे। मैंने ये सोहदा संभाल के 4 महीने हो, मैंने कोशिश की कि कहां क्या खामियां हैं। मैंने पहली बात कहा कि मैं लंबा चौड़ा एजेंडा रख के नहीं चलूंगा, मैं सिर्फ 2-3 प्रायोरिटीज, क्योंकि सलाम साहब कहे कि मेरे जो उन्होंने कहा सही बात है, मुझे वक्त कम है। अब ये कहना, हकीकत में वक्त कम है, अब ये कहना तो कहना ही पड़ता है। कैसा कहूं कि नहीं मेरे पास बहुत है। हाँ, ये कहा कि जो वक्त है उसमें मैं मेरी प्रायोरिटी डिफाइन करूंगा। प्रायोरिटी मेरी है कि साचार कमेटी में उसके लेटर एंड स्पिरिट में मैं इंप्लीमेंट करूं। इसमें कोशिश कर रहा हूं, लोगों से पूछ रहा हूं, बताइए। मैंने लोगों को, तंजीमों को बुला के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया मैं, कि इसमें बताइए कि ये स्कीम हमने लागू की है, ये स्कीम लेना, ये तरीके से लेना पड़ता है, ये स्कीम के इंप्लीमेंटेशन में कहां डिफेक्ट है, प्लीज टेल मी, आई विल रेक्टिफाई इट। लोगों को किस लिए नहीं पहुंच रहा है, इसलिए अब मेरे पास तो पूरी इतनी अक्लमंद मैं नहीं हूं, मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूं, मुझे दूसरों की तजवीजें जरूरत है, सजेशन जरूरत है, मुझे मशवरों की जरूरत है। अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे मशवरों की जरूरत है। मैं मेरे बल पर, मेरी अक्ल पर, मैं इतना, कोई सियासतदान इतना हिमाकत नहीं कर सकता कि वो सब कुछ जानता है। तो इसलिए आज भी आप बताइए, मुझे पॉलिटिकल इसके ऊपर मैं आंसर करने के लिए मैं नहीं समझता कि मैं किसी को कन्विंस कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं कहना कि मेरी पार्टी ऐसी है, मेरी पार्टी वैसी है, नई वादा है, मैं ये इसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मैं लगभग मेरे 45 साल गुजर गए हैं सियासत में।
और मैं सुनता आ रहा हूं, पार्टियों को देखता आ रहा हूं, इसीलिए उनसे कहा कि जो आप समझते हैं वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर इससे हटकर क्या करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस कीजिए, मैं आपके साथ हूं। तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ जो मेरी जिम्मेदारी है, अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से मैं बदल दूंगा, यह हिमाकत होगी मेरी। इसी तरह से मैं दूसरे पार्टियों से ऐसा फाइट करूंगा, यह भी मेरी हिमाकत है। एक पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पॉलिटिक्स सिस्टम में आज को हम रहना है, वहीं रहकर हमारे हुकूक को हासिल करना है, हमारे राइट्स को हासिल करना है और उन्हीं से लड़ना है जब तक पूरा सिस्टम नहीं बदलेगा। मुझे उम्मीद है आवाम बदलाएगी, वक्त आएगा, सिस्टम बदलेगा। सिस्टम को पूरा पोल्यूट हो जाने के बाद बदलेगा या पहले ही बदलेगा, अल्लाह बेहतर जानता है। मगर आज खुद एतमादी पैदा करना है। एक कॉम्पिटिटिव एज है। गवर्नमेंट, सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम गवर्नमेंट को प्रोवाइडर समझते हैं। हमारी कमजोरी वहीं हुई है कि गवर्नमेंट सब कुछ मुहैया करेगी, वहां हम आके फेल हुए। गवर्नमेंट को एक फैसिलिटेटर समझो। गवर्नमेंट जो अपना हक है उसको फैसिलिटेट करेगी हासिल करने में। जब तक हम गवर्नमेंट को प्रोवाइडर समझते हैं, हमें डिसअपॉइंटमेंट होना ही है, होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम ही एक अजूबा है, वो कैसा चल रहा है समझ में नहीं आ। तो इसलिए हम तरक्की करना है, हमारे मुस्तकबिल में, यानी कि हमारे जो नौजवान हैं उनका मुस्तकबिल को आगे ले जाना है। हम एक रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते हैं उनकी, तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। हमको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहां पर अलग अलग सोसाइटीज रहते हैं। हम मुस्लिम सोसाइटी है, कहां और दूसरे सोसाइटी से। हमारी सिस्टम ही कैस्ट बेस्ड सिस्टम हो गई। अब एक कैस्ट बेस्ड सिस्टम में हर आदमी आगे बढ़ना, हर कैस्ट आगे बढ़ना चाहती है। सिर्फ खामोश कह देने से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, मैं मानता हूं डिस्क्रिमिनेशन है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है, अनइक्वल ट्रीटमेंट है, क्योंकि वो इंसानी फितरत है। अगर मैं भी कुछ मुझे भी दी गई तो कभी ना कभी मैं कितना भी ईमानदारी से करना चाहता हूं, कहीं ना कहीं मेरे से भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। मेरी कौम के साथ या मेरे रिश्तेदारों के साथ या मेरे जान पहचान के पास डिस्क्रिमिनेशन होना लाजिमी भी है। अगर आप में से कोई मेरे पास, मैं 3-4 आदमियों को आके अपॉइंटमेंट देना चाहता हूं, तो कोई आके दोस्त बोलता है कि इसे कैसा भी कर दो। हो सकता है कि मैं उसको फेवर कर दूं जो उससे अच्छा है, मुस्तहक था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में हर जगह होता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 में वर्ड डिस्क्रिमिनेशन यूज किया गया है। वरना अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो उसके डिस्क्रिमिनेशन हुआ अगर सोसाइटी में, तो गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी गई है आर्टिकल 15(4) में कि वो डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया है। कहां तक वो करती है गवर्नमेंट अलग बात है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसी तरह से अनइक्वल ट्रीटमेंट है। अनइक्वल ट्रीटमेंट का भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 में कहा गया है कि सिटी के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट है, उसका राइट नहीं मिला है। इसीलिए साचार कमेटी ने कहा कि देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, कि अगर तुम्हारा इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको नहीं है तो एक कमीशन होना चाहिए। और वो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है वो हम नहीं कर पाए आज, मैं मानता हूं नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि बनाने के लिए,
मगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन माइनॉरिटीज के लिए हो, क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए हो। इसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग ओपिनियन थी। वो बिल जाके ओपिनियन के डिफरेंस में ठंडे बक्से में पड़ गई। मैंने ये कोशिश कर रहा हूं, इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि बहुत जल्द इक्वल अपॉर्चुनिटी बिल मैं ला के, वो मेरा एक दूसरा प्रायोरिटी। तीसरी मेरी प्रायोरिटी है कि वक्फ का, खुद हम दूसरों को बोलते हैं हमारे वक्फ की हालत देखिए, वक्फ प्रॉपर्टीज की हालत देखिए। अब फिर भी वहां बोलते हैं कानून ठीक नहीं है। अरे आप देख रहे हैं कि मुसलमान चोरी कर रहा है, मुसलमान एनक्रोचर है, गवर्नमेंट है ही है, दूसरे है ही हैं। अब खुद मुसलमान एनक्रोचर है, लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़प करके बैठ गया है। इसकी तरफ मुसलमान तंजीमें क्या कर रहे हैं? अब बेंगलुरु में जाइए, देखिए हजारों लोग 2-2 रुपये, 4-4 रुपये, 500-500 रुपये, जो 10,000, 20,000, 50,000 की जमीनात है लेके बैठ गए, मुसलमान बैठे हैं। क्या उनको कॉन्शियंस परमिट कर रहा है? कोई तंजीमें आगे बढ़े हैं, प्रोटेस्ट किए हैं? तो आज वक्फ का कानून कितना भी बदलाते जाओ, मगर लोग उसे मिसयूज करते रहे। फिर एक बिल हमने फिर कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ में कुछ और ऐसे प्रोविजन लाके हो सकता है इसको बचाए और डेवलपमेंट की तरफ उसकी तवज्जो दी जाए। आज ये सब परेशानियां क्यों हैं? क्योंकि इसमें हर एक में माली परेशानी ज्यादा, फाइनेंशियल नीड इज। अगर हम हमारे तालीमी इदारे रहते, NAK में एजुकेशनल बैकवर्डनेस है हमारे में, उसको पूरी करने के लिए हुकूमत के पास हुकूमत किसकी भी एजुकेशन प्रॉब्लम पूरी नहीं कर रही है, तो अलग अलग तंजीमें प्राइवेट में कर रहे हैं। देखिए लिंगायत कम्युनिटी की कंपेयर किए, वकलीगा कम्युनिटी कंपेयर किए, तो आप में और लिंगायत में, आप में वकलीगा में क्या कमी है? आपके लीडर्स में उनके लीडर्स में क्या कमी है? क्यों नहीं हम उससे अच्छा आगे बढ़ सके? क्यों नहीं हम आज साउथ कैनरा को मुझे आने के बाद खुशी होती है कि यहाँ 10 साल में कितना तब्दीली आई है, कंपटीशन से, हुकूमत से नहीं। ये सब तब्दीली हुकूमतों से नहीं आई। साउथ की तालीमी तहरीक नॉर्थ में नहीं हुई। क्यों? साउथ का मुसलमान अलग है, नॉर्थ का मुसलमान अलग है। नॉर्थ में मुसलमानों ने क्यों वो चीजें नहीं की, यहां साउथ ने किया? ये किसकी कोताहियां हैं? इसकी तरफ कौन निशानदेही करेगा? तो आज तालीमी पसमानदगी है, इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। कुछ तब्दीली आ रहे हैं, एक अच्छी बात है, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारियों की तरफ भी कोशिश करना चाहिए। तो मेरी तीसरी प्रायोरिटी है, एक वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करें, ताकि इसके जो हमारे औकाफ के जायदाद है उसको वसाइल हासिल करके, डेवलप करके उसकी आमदनी को बढ़ाए। अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो वो भी एनक्रोच हो जाएंगे। तो इसलिए ये भी काम है। मेरे 3-4 प्रायोरिटीज में रखा हूं, उससे ज्यादा मैं समझना कि मैं हर चीज कर दूंगा, मेरी भी हिमाकत होगी। मैं मानता हूं कि किसी को अपने, जो भी अपनी अपनी फील्ड में काम करता है, उसके ज़मीर को जवाब देना है, अल्लाह को जवाब देना है, और उसकी जवाबदारी अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। हो सकता है लोग उसे पसंद करें या ना पसंद करें, उसे अच्छा समझे या ना समझे। ये जो आम तासुर है ये सही है, क्योंकि अगर आप 100 लोगों को देखें उसमें 90 ऐसे लग रहे हैं जो, तो 10 भी अगर हैं तो वो भी 100 में वही जम हो जाते हैं। तो ये एक फितरी बात है, मैं इसे कोई गलत नहीं कह रहा हूं।
आखिरी में ये सही फिक्र लेकर आपने यहाँ जमा हुए हैं। आपको चाहिए कि हर जगह मुसलमान अपने मुस्तकबिल की तरफ सोचें। हमारे नौजवानों को जो हैं उनको एक ऐसी माहौल ना छोड़े कि वो अपने आप को लाचार समझे। उनके जो मोरल को हमको उठाना है और हमको आगे बढ़ना है, कोई ले गए या ना ले। मेरी यही अपील है कि हम अपनी ताकत पर ज़्यादा यकीन करें। हुकूमत से ज़्यादा पूछें तो हुकूमत आपको बहुत कमज़ोर समझेगी। जब आप कुछ नहीं पूछेंगे तो हुकूमत डरेगी कि ये क्या भाई मुसलमान कुछ नहीं पूछ कर रहा है, इसका माइंड क्या चल रहा है। ये नहीं कि अपना आईनी हुकूक को हासिल करने के लिए कमज़ोर हो जाए, अपने आईनी हुकूक को हासिल करने के लिए लड़ें और अपनी एम्पावरमेंट के लिए हम काम करें। अगर इसकी तरफ आपके कोई मशवरे हैं, मैं सलाम साहब से भी गुजारिश करूंगा, उनके साथियों से भी गुजारिश करूंगा, आप तमाम से भी साथियों से गुजारिश करूंगा, अगर मुसलमानों की एम्पावरमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ हम हासिल करना चाहते हैं, कोई आपके पास अच्छे मशवरे हैं, सजेशंस है, ये कम वक्त में भी अगर वो मुझे भेजें तो मैं उस पर गौर करने की कोशिश करूंगा। ये वादा तो नहीं करूंगा कि मैं पूरा कर सकूंगा, मेरे हाथ से होगा या नहीं, मगर अच्छे मशवरे हो तो उसकी तरफ एक ईमानदाराना कोशिश करूंगा। इतना ही मैं बोला, मैं इतना ही वादा कर सकता हूं कि मैं कोई मुझे अच्छा समझे या नहीं, मैं ईमानदारी से जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है वो निभाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मेरे ज़मीर को और मेरे अल्लाह को गवाह रखकर मैं जाना चाहता हूं। लोग अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं कि इस तरह का एक इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, आइंदा हमारे नस्लों के लिए जो हमारी कोशिशें होना चाहिए, उनके फ्यूचर के लिए फ़िक्र करना चाहिए, वो उन्होंने आपने किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे मेरी ख्यालात आपके सामने रखने का मौका दिया। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातುಹು। ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಸೀದಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮದರಸಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಕ್ಕೂಟವು ತಾರೀಖು 16/2/2013 ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಠರಾವುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಠರಾವುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಸಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ವರೆಗೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಂಗನಾಥ್ ಮಿಶ್ರಾ ಆಯೋಗ ವರದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಜೇಂದರ್ ಸಾಚಾರ್ ಸಮಿತಿಯು ತಯಾರಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯ 15%, ಜೈನ ಸಮುದಾಯ 10%, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ 75%. ಈ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು 2 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ರೂಪಾಯಿ 10,600ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 75 ಮೀಸಲಾತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೇವಲ 15% ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆಯೂ ಮತ್ತು ಅವರ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕಾನೂನು ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸೀದಿ ಮದ್ರಸಾಗಳ ನವೀಕರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂಥ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಥ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 50 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟವು ಆಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಕ್ಕೂಟವು ಮಂಡಿಸಿದ ಠರಾವಾಗಿದೆ. ಠರಾವು ಮಂಡನೆ ನಂತರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಈಗ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಂ.ಎ. ಮೌಲಾ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे उडुपी जिला मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के सदर जनाब यासिन साहब, डाइस पर तशरीफ़ फरमा तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और मोहतरम सामईन, मुझे ये हुक्म दिया गया था कि मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में हाज़िर हूँ और अपने ख़यालात पेश करूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं कोई ऑरेटर या मुकर्रिर नहीं हूँ, फिर भी जनाब यासिन साहब की दरख्वास्त पर मैं तहरीरन कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज के इस अहम इजलास में मुसलमानों के मसाइल और उनकी सियासी पोजीशन के बारे में बहुत सी कारआमद बातें सामने आईं। मुसलमानों के सियासी शऊर को जगाने और उनको सियासी इस्तेहकाम फराहम करने की ये कोशिशें इधर पिछले कई बरसों से हो रही हैं। मुख्तलिफ इदारे, अंजुमनें और महाज इस जाविये से बड़ी सरगर्मी दिखा रहे हैं। अगरचे कि ताहाल कोई ठोस और काबिल ज़िक्र नतीजा सामने नहीं आया है और एक ज़माने से मसाइल का जो अंबार चला आ रहा है उसमें कमी के बजाय मज़ीद नए मसाइल का इजाफ़ा होता जा रहा है, चाहे वो माशरती मसाइल हों, समाजी मसाइल हों, तालीमी हों या फिर सियासी। किसी भी बहास पर मुसलमान ये कहने की पोजीशन में नहीं है कि हमारे साथ पेचीदा मसाइल नहीं हैं, लेकिन ये भी गनीमत है कि पूरे मुल्क में मुसलमानों के अंदर बेदारी और अवेयरनेस की एक लहर दौड़ रही है। उन्हें एक बावकार मकाम तक ले जाने के लिए कुछ मुखलिसाना और मनसूबाबंद प्रोग्राम्स में पर अमल हो रहा है। दरअसल हिंदुस्तान में आज़ादी और तक़सीम हिंद से कबल मुसलमानों की पोजीशन और उनके मसाइल कुछ और अंदाज के थे, लेकिन आज़ादी के बाद हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान सियासी तौर पर यतीमी का शिकार हो गए हैं। और हकीकत यही है कि इज्तिमाई मिली क़ियादत के फ़क़दान और समाजी इंतशार के तूफ़ान में मिल्लत इस्लामिया हिंद की कश्ती उस वक्त जिस भंवर में फंस गई थी उसे निकाल कर साहिल तक पहुँचाने में निस्फ सदी से ज़्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली है। हाज़रीन, ये एक कड़वी सच्चाई है
जिसे हर सतह और हर महाज पर महसूस भी किया गया है और बयान भी किया जाता रहा है कि आज़ाद हिंदुस्तान में चूंकि मुसलमानों का कोई अपना मुत्तफ़िक़ा और मुत्तहिदा सियासी प्लेटफॉर्म नहीं रहा और मिली सतह पर मुत्तफ़िक़ा क़यादत नहीं रही, तो इसका पूरा फ़ायदा तमामतर सियासी पार्टियां भरपूर तरीके से उठाती रही, चाहे वो सेकुलर पार्टियां हों या फिस्ताई ताकतें, चाहे वो नेशनल पार्टियां हो या रीजनल। हर एक ने अपने अपने अंदाज में मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। कहीं इनको फिस्तायत का भूत दिखाकर खौफ की नफ्सियात यानी फियर साइकोसिस में मुब्तला किया, उनका सियासी और समाजी इस्तेसाल किया गया, तो कहीं इन पर बराह रास्त फ़िरकावाराना फसादात का कहर ढाकर मज़लूमियत के दायरे से बाहर निकलने नहीं दिया गया। कहीं तालीम, सरकारी मुराद और तरक्की के मौके फराहम न करके तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। और एक सच्चाई ये भी है कि मुसलमानों को उनके कल्चर, उनकी मादरी ज़बान और उनकी दीनी व